ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और ये है अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है। और वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। इवन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। मैं मौजूदा रजीम की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके कुछ रीज़न्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, या 4 ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं इन चारों का आपसे तारुफ करवा देता हूं और इनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से। ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ी हैं। पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। एलिस स्टेफनिक, ये जी लगभग 40 साल खातून है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ये बड़े मजबूत तरीके से खड़ी रही ये खातून। और इवन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इन्होंने अपने निशाने पर रखा। नॉर्मली इनके जो अफकार हैं वो प्रो इसराइल हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी ऐसे ही हैं, जो बाइडन के भी ऐसे ही हैं। तो अमेरिकन जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से हो, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेट से हो, उनका टिल्ट जो है वो इसराइल की तरफ होता है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के मामला में अगर आप देखें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़ा अहम ओहदा दे दिया है। इन्हें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की सफ़ीर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और जो अमेरिका का सफ़ीर होता है यूनाइटेड नेशन में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। इंसानी हकूक़ के अहम तरीन मामला उसके पास जाते हैं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है खातून, यानी जिन हालात का इन्होंने सामना किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का वो हिस्सा है जो ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट एक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं दुनिया में ख़राबी के लिए। और जहाँ जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहाँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, ये पहले भी उसके ऊपर बहुत तनकीद करती रही हैं। और इस किस्म के फ़ैसलों की जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी ये शदीद नाक़िद हैं। तो आने वाले दिनों में एक तो चैलेंज ये है कि ये खातून वहाँ पर मौजूद रहेंगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ से पाकिस्तान के लिए पहले ही खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी कि ठीक है, आप पाकिस्तान में जो चीज़ें करना चाहते हैं, हमारी मर्ज़ी आपके साथ शामिल है, खामोश हमायत रहेगी, आपका जो दिल करता है करें। लेकिन जो बाइडन के दौर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ें उठती रही हैं, और अब जब ट्रंप का दौर आएगा और ये खातून आएंगी तो सिचुएशन बदल जाएगी। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मुंतखब किया, वो माइकल वॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये अमेरिकन सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में इन्फ्लुएंस रखता है। और अमेरिकी सदर के अगर टॉप चंद लोगों के बारे में आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये बड़े अहम लोग होते हैं। अब ये जो है, ये लगभग 50 साल उम्र का आदमी है और स्पेशल फोर्सेस के अंदर रहा है अमेरिका की, यानी साबिक अमेरिकी फ़ौजी ऑफिसर है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा है। ये अफ़गानिस्तान में जंग भी लड़ता रहा, अफ्रीका में भी रहा, अफ़गानिस्तान में भी रहा, मिडल ईस्ट में भी रहा। तो ये इस खित्ते को और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानता है और लंबा अरसा इसने अफ़गानिस्तान के अंदर भी गुजारा है। 26 साल जनाब इसका फ़ौजी एक्सपीरियंस है और उसके बाद से अब तक ये सियासत में है और चाइना के ये सख्त खिलाफ है। यानी अमेरिका ने एक बनाई थी टास्क फोर्स जिसका नाम था चाइना टास्क फोर्स, जिसने लगभग 400 के करीब तजावीज़ दी थी चाइना के खिलाफ कि अमेरिका को ये चीज़ें करनी चाहिए। वो 15 के करीब लोग थे इसके अंदर, तो ये उसका हिस्सा था। ये जो है जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहा है माइकल वॉल्ट्स, ये उसका हिस्सा था। इन्होंने 82 चीज़ों की या ख़तरात की चाइना के हवाले से निशानदेही भी की थी। ये शख्स चीन के साथ एक सर्द जंग का हामी है और चीन की हमायत में जो भी जाएगा ये उसकी मुखालफत में जाएगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग शख्सियत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहम ओहदे पर लाकर बिठाया है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी अहम शख्सियत जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आएगा वो है सेनेटर मार्को रूबियो। ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से, लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल होगी या 52-53 साल। और ये बतौर सेनेटर अफ़गानिस्तान का दौरा भी कर चुका है 2011 में और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर, वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए इस आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि जुलाई 2024 में, यानी इसी साल जुलाई में, सेनेटर मार्को रूबियो ने
अमेरिका में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया था और भारत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इसने इजहार किया था। अब यह भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा आदमी अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहा है जिसकी हमारे बारे में राय अच्छी नहीं है। एक ऐसी खातून अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल सफ़ीर बनने जा रही है जिसकी राय डिक्टेटर्स के बारे में या डिक्टेटरशिप के बारे में या इस तरह की चीज़ें जो डीप स्टेट जो काम करती हैं उसके बारे में अच्छी नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक दबाव है। और तीसरा, सेनेटर मार्को रूबियो वो खुद बिल पेश कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की हमायत में, तो ये भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो इमरान खान के बारे में उनके क्या अफकार हैं और नवाज शरीफ के बारे में क्या है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब ने अभी बड़ी कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की या उनकी टीम से मिलने की, ये बात सरकारी ज़राए भी बताते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। नवाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं की। चौथी एक और अपॉइंटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को CIA डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। काश पटेल जो है ये एक्चुअली इंडियन गुजराती फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये बहुत पहले माइग्रेट कर गए थे, बहुत अरसा पहले। वहाँ से अफ्रीका इनकी फैमिली गई थी, अफ्रीका से कनाडा गई थी, कनाडा से इनके वालिद अमेरिका में आए थे और ये अमेरिका में ही पैदा हुए थे। तो काश पटेल, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। और ये एक बात तो बड़ी क्लियरली इन्होंने कही है काश पटेल ने कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो CIA को जवाब देना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया है। तो जनाब CIA का डायरेक्टर इनको लगाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम तकरीबन बनाना शुरू कर दी है। अब सवाल ये है कि इतने सारे जो मुखालिफ नज़रियात के लोग हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे या हुकूमत उनको कैसे टैकल करेगी? यही लोग हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की आंखें और कान। तो क्या इसहाक डार बतौर वजीर खारजा इन खतरात से निपट सकता है? क्या कोई शहबाज शरीफ को सीरियस लेगा? या पाकिस्तान में कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा हो, क्योंकि CIA का सारा स्ट्रक्चर अब अगर तब्दील हो रहा है तो मोहसिन नकवी वो पहले की तरह इफेक्टिव रहेंगे नहीं। मोहसिन नकवी की जो थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन थी अमेरिका में, क्या वो अब वैसे ही रहेगी? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने वाले हैं आके। अब इस सारी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही चंद मिनटों के अंदर बंदे फारिग करने हैं, बहुत सारे ओहदेदार उन्होंने हटा देने हैं, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई एक शख्स ऐसा दिखाई नहीं देता जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचा सके या ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जा सके या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उनके सामने रख सके। इसके पीछे रीजंस हैं। रीजन ये है कि देखिए, अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो IMF का दबाव आएगा, आलमी इदारों का दबाव आएगा, इंसानी हुकूक के हवाले से यूरोपीय यूनियन का और पूरी दुनिया का दबाव आएगा। पाकिस्तान ने जहां जहां पे जो जो कमिटमेंट की है वो कमिटमेंट पूरी करने का कहा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि वेंटिलेटर्स अमेरिका ने लगाए हुए हैं, तो वो अपने वेंटिलेटर निकाल लेगा बकौल ख्वाजा आसिफ के, और शहबाज शरीफ के बकौल जो है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी उनकी हर बात मानने के अलावा। अब इसमें कोई एक ऐसा शख्स कम से कम इस पूरे सिस्टम के पास या पाकिस्तान के पास होना चाहिए जो अमेरिका की आने वाली क़यादत को, जो 20 जनवरी को आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें उनके सामने रख सके या पाकिस्तान के हवाले से कुछ पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर सके। एक आदमी है जो ये कर सकता है और वो है कैदी नंबर 804। वो जेल के अंदर बंद है और उसके शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, मौजूदा रजीम से, मौजूदा हुकूमत से। जो ज़्यादतियाँ उसके साथ की गई हैं उसकी माजी में मिसाल नहीं है। अब जो आदमी काम आ सकता है, जो आदमी इस वक्त इस मुश्किलात में भंवर में से पाकिस्तान को निकाल सकता है, वो आदमी जेल में बंद किया हुआ है। और जितने नकम्मे, नलायक, नकट्टू और फारक किस्म के लोग हैं उन सारों को इक़्तिदार में रखा हुआ है। अब इसहाक डार से आप उम्मीद करते हैं कि वो जाकर वहाँ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक करेगा? वो पाई पहले जाके एयरपोर्ट के ऊपर कपड़े उतार के तलाशी देंगे, उसके बाद फिर कोई अगली बात होनी है। ये तो जनाब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की औकात है। अब इमरान खान साहब का एक कद है और उनका एक करियर है और उनके बारे में अमेरिकन की भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन सबकी एक राय है। तो इमरान खान की कम से कम रिस्पेक्ट है, वो जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। अब जिस आदमी की बात सुनी जाती है उसकी आवाज़ बंद की हुई है पिछले 1.5 साल से, और जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता उनके हाथ में ढोल पकड़ाया हुआ है कि ढोल बजाओ और बात करो और कोई सुन ही नहीं रहा। ये जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है। जो शख्स इस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकाल सकता है उस शख्स के पास जाना पड़ेगा, उसकी मिन्नत करनी पड़ेगी और उसे मनाना पड़ेगा कि फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, पाकिस्तान की खातिर
आपको अभी रोल प्ले करना पड़ेगा। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, उन ज़्यादतियों का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन एक नई शुरुआत हो सकती है। आइए बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। लेकिन क्या इतनी अक्ल किसी को है? अभी तक तो सारे डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि इमरान खान आएगा तो कोई समझता है मुझे नौकरी से निकाल देगा, कोई समझता है कि मुझे जेल में डाल देगा, कोई ये समझता है कि इमरान खान मेरी सियासत तबाह कर देगा, कोई ये समझता है कि मेरा करियर तबाह कर देगा। तो हर कोई इमरान खान से डर रहा है और डर के मारे उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हालत आप देख लें, जो इमरान खान के बाद आप एक तगड़ा पॉलिटिकल आदमी कह सकते हैं, वो 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा, तो वो नवाज शरीफ है। अब नवाज शरीफ की हालत ये हो गई है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को और कारकुनों को साथ खड़ा करके वहाँ पे जब वो पहुँचे अपने घर तो नारे लगाए नवाज शरीफ के, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। नारे लगवाए मरियम नवाज के, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। यानी लोग अब इनके अपने लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे, परेशान है। अब वहाँ नवाज शरीफ साहब ने शिकवा किया, उन्होंने कहा जी मुझे गंदे अंडे और टमाटर मारे गए हैं और गंदी गालियाँ दी गई हैं, मेरे पीछे नौजवान पड़ गए हैं, इन्होंने एहतजाज करना है तो अच्छे तरीके से एहतजाज करें। और मियाँ साहब ने जो है वो बड़े शिकवे किए, बड़े गिले किए कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, जब भी नवाज शरीफ के ऊपर कोई भी एहतजाज करता है या नवाज शरीफ के ऊपर कोई भी आदमी उसका रास्ता रोकता है तो वो सबसे पहले अपना कैमरा निकालते हैं यूरोप में, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और वो इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं कि जनाब ये देखें ये गुजर रहे हैं, ये हमने इनसे सवाल किया और ये हमने एहतजाज किया। अब जो गंदी गालियों की मियाँ साहब बात कर रहे हैं वो तो मैंने आज तक नहीं सुनी। हाँ, मैंने नून लीग के लोगों से जो मियाँ साहब के घर के बाहर खड़े होते हैं उनके मुंह से बहुत बहुत गंदी गालियाँ सुनी, गलीज गालियाँ सुनी। उनमें से 2-4 गालियाँ देने वाले तो लाके यहाँ पे पंजाब में होतों पे भी मरियम नवाज ने अपने साथ लगा दिए, उन्हें इतना पसंद है। कई ऐसे अकाउंट या ऐसे लोग जो गंदी गालियाँ देते हैं उन्हें मरियम नवाज फॉलो करती हैं अपने ट्विटर के ज़रिए से, तो ये उनकी टीम का हिस्सा है। तो अगर गालियों का मियाँ साहब शिकवा कर रहे हैं तो कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई जिसमें इनको गंदी गालियाँ नौजवान दे रहे हो। और अगर कोई इनका रास्ता रोकेगा और टमाटर और अंडे मारेगा तो वो वीडियो क्यों नहीं बनाएगा, या मियाँ साहब क्यों नहीं बना रहे? इसके अंदर कोई खेल लगता है, कोई चक्कर लगता है। शायद मियाँ साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि देखो कादी फायद ईसा की गाड़ी को टच किया था सिर्फ किसी ने और आप लोगों ने लोगों को निशाने इबरत बना दिया। क्या मैं इतना बुरा हूं कि लोग मुझे कुछ भी करते रहे और मेरे बारे में आप उफ करने को तैयार नहीं है, या किसी को भी आप निशाने इबरत बनाने को तैयार नहीं है, या किसी से भी आप मेरी बेइज्जती का हिसाब लेने के लिए तैयार नहीं है? तो मियाँ साहब ने ना अपने इस बयान के आखिर में ना इस्लाम का हवाला दिया, इखलाकियात का हवाला दिया। तो मैं चंद चीज़ें मियाँ साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि जब जमायमा खान के घर के बाहर उधेड़ उम्र के इंसान जो हैं वो अजीब गंदे गंदे डांस कर रहे थे, अजीब किस्म के इशारे कर रहे थे, तो मियाँ साहब तब आपकी इखलाकियात और इस्लाम कहाँ गया था? मियाँ साहब जब लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है गुज़िश्ता 2.5 साल से, तो आप कहाँ हैं? तशद्दुद और फस्तायत पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इमरान खान के घर के ऊपर बार बार हमला किया गया, उसके घर के अंदर घुसे, बार बार उसके घर वाले में, जहाँ उसके घर में लोग रहते थे उनको मारा। उस वक्त मियाँ साहब आपकी इखलाकियात नहीं जागी? अल्लामा इकबाल की बहू के घर के अंदर अटैक करके दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गई आपकी पुलिस, उस वक्त आपकी गैरत, आपकी इखलाकियात और आपका इस्लाम नहीं जागा। फितना इमरान खान को करार दिया गया, इमरान खान के ऊपर मजहबी किस्म के घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, यहूदी एजेंट करार दिया गया, हत्ता कि उसके ऊपर कातलाना हमला हो गया। तो तब मियाँ साहब आपके ये वाले जज्बात नहीं जागे। बेनज़ीर भुट्टो की गंदी तस्वीरें किसने फेंकी थी मियाँ साहब? याद करें, आप हेलीकॉप्टर से पिकवाई जा रही थी, जब आप तकारीर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अजीब अजीब गंदी बातें करते थे तो मियाँ साहब और करवाते भी थे और करते भी थे। तो इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे तो आप राणा सनाउल्लाह साहब को लेकर आए थे। तो मियाँ साहब तब आपकी इखलाकियात, आपका इस्लाम कहाँ गया था? घर की खवातीन को अगवा करवाया गया मियाँ साहब, सिर्फ एक आईनी तरमीम के लिए। बीवियों को, बहुओं को, बेटियों को अगवा करवाया गया, माओं के गिरबानों में हाथ डाले गए मियाँ साहब। तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आई? खवातीन पर तशद्दुद करवाया गया, गिरफ्तारियां करवाई गई, आपको ये चीज़ें याद नहीं आई? बच्चों पर जबर हुआ है इस मुल्क में मियाँ साहब, तब आपको ये चीज़ें याद नहीं आई? अगवा बराए बयान पाकिस्तान में करवाया गया, जबरी गुमशुदगियां करवाई गई। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए कि मैं आपको सपोर्ट करूँ मियाँ साहब, यानी मुझे जिन लोगों ने अगवा किया, एजेंसी ने मुझे अपनी कैद में रखा और मुझे वो 3 मरतबा उन्होंने मुतालबा किया इस बीच में कि अगर तुम नवाज शरीफ को सपोर्ट कर देते हो या हमारे दोस्त के साथ दोस्ती कर लेते हो और उसके लिए बयानियाँ बनाते हो तो फिर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, तुम अपने घर चले जाओगे। मियाँ साहब आपके लिए मेरे पे टॉर्चर किया गया और कहा गया कि मियाँ साहब को सपोर्ट कर दो। तो ये तब आपको याद नहीं है? ये इखलाकियात, ये सारा भाषण, जबरी गुमशुदगियां जब हो रही थी, जब आप जाली मैंडेट ले रहे थे मियाँ साहब और विक्ट्री स्पीच कर रहे थे, तब आप भूल गए थे?
कैंसर की मरीजा को जेल में बंद करके आपने उसकी जीती हुई नशिस्त छीनी है मियां साहब। उस वक्त आपको इखलाकियात याद नहीं आई, तब गैरत नहीं जागी, तब आपका इस्लाम जो है वो उसने आपको मना नहीं किया। इद्दत वाला केस आपने बनाया इमरान खान के खिलाफ, कितना घटिया केस है। और इसके ऊपर आपने और आपकी पार्टी ने बार बार सियासत की है मियां साहब, और आपने उस शख्स को वोट डाला जो इस केस का गवाह बना जाकर। तो तब भी आप लोगों को मियां साहब ये सारी चीजें याद नहीं आई। आपको सिर्फ तभी याद आती है जब आपके लिए कोई दो नारे आपके खिलाफ लगा दे। ना आज तक आपको किसी ने मारा, ना आपके ऊपर किसी ने ऐसे अटैक किया, बल्कि वो सिर्फ आपसे जवाब मांगते हैं। वो कैमरा निकालते हैं और आपसे सवालात पूछते हैं और जवाब मांगते हैं उन चीजों का जिनके जवाबात आपके पास है ही नहीं। आप एक इंटरव्यू किसी न्यूट्रल सहाफी को मियां साहब देकर दिखाएं, चैलेंज है आपको। आप पूरा इंटरव्यू ही नहीं कर पाएंगे, लाइव करके आप देख लें। आपके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है जो जुल्म और ज्यादती आपने कर ली है। और अब मियां साहब को बार बार याद पता क्या आता है, ये खबर है मेरे पास यहाँ पे, मियां साहब कहते हैं चैंपियन ट्रॉफी में जो है भारतीय टीम पाकिस्तान आ जाए, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मियां साहब जो है वो भारत से ताल्लुकात अच्छे करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। यानी नवाज शरीफ ने लंदन पहुंचने में ये कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के अमेरिका और हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अमेरिका ये बीच में जरूर लाते हैं, लेकिन मियां साहब आप लोगों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। जो आदमी इस वक्त अमेरिकन को गाइड कर सकता है या उन्हें टैकल और डील कर सकता है, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वो आदमी जेल में बंद है। आप लोग सिर्फ पर्ची हाथ में लेकर जा सकते हैं और आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि सबको पता है कि जो आप कहते हैं वो आप कभी करते नहीं है। सबको पता है कि आपकी हुकूमत जाली मैंडेट पे बनी हुई है। अभी जुल्मे खलीलदाद ने भी इस हवाले से 2-3 स्टेटमेंट दे दिए अब तक। हो सकता है उन्हें भी कोई अहम ओहदा मिल जाए, वो पहले भी ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे हैं, उन्हें अहम ओहदा मिल गया इस रीजन के हवाले से तो एक नई मुसीबत और बन जाएगी। इन सारी चीज़ों से अगर निकलना है तो इमरान खान साहब के साथ जाकर बैठ के बात करनी पड़ेगी इस निज़ाम को, उसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अब मियां साहब जो है कभी वो कहते हैं भारत से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, बहुत अच्छे रखने चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहिए। अच्छे ताल्लुकात हम ही रखेंगे, खाली भारत नहीं रखेगा, ये भी सवाल तो है ना। जब इमरान खान साहब भारत से अच्छे ताल्लुकात की बात करते थे आप कहते थे कश्मीर का सौदा कर दिया। आज मियां साहब कश्मीर का लफ्ज बोले हुए आपको कितना अरसा हो गया? कश्मीर के लिए आपने क्या किया, कितनी आवाज उठाई? 2.5 साल से आपका भाई इस मुल्क में वजीर आजम है, उसने टके का काम नहीं किया कश्मीर के लिए। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। और आप हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर से हैं। तो जो ज्यादती आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ की, आप अब कहते हैं भारत आ जाए पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट मियां साहब आपकी हुकूमत है। मुझे पता है कि आप पीसीबी का चेयरमैन अपना लगाना चाहते थे और आपने किसी को कह भी छोड़ा था कि आप पक्के पीसीबी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप में आपको दूंगा। और मियां साहब आप मोहसिन नकवी को हटा नहीं पाए। तो जहां पाकिस्तान के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, वहां आप दूसरी टीमों को दावतें दे रहे हैं कि वो आगे पाकिस्तान में खेले आगे पाकिस्तान में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यकतरफा ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। अब तक